हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये है सॉलिड स्टेट। और इसका हम आज टॉपिक नंबर 1 देखेंगे, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे देखते हैं। तो जो मैटर होता है, कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं मेनली, है ना। पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी मैटर केवल 3 स्टेट्स में रह सकता है, या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, या लिक्विड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में। तो ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? तो फ्लूइड्स वो होते हैं जिनमें एबिलिटी टू फ्लो होती है, यानी जिनमें फ्लो होने की एबिलिटी होती है, जिनमें बहने की एबिलिटी होती है, जो बह सकते हैं। ठीक है, उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। आगे है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। यानी जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होती हैं, इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों बह सकती हैं। लिक्विड्स भी बह सकते हैं और गैसेस भी बह सकती हैं, तो इसीलिए इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। आगे देखो, वाई लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो। तो ऐसा क्यों है कि लिक्विड्स और गैसेस बह सकती हैं? ऐसा क्यों है? तो देखो, इसका रीज़न है, द फ्लूइडिटी इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। यानी जो लिक्विड्स और गैसेस हैं, ये बह सकते हैं, इनमें फ्लो होने की एबिलिटी है, इनमें फ्लूइडिटी है। इसका कारण ये है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इधर उधर चलने को फ्री होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये फ्री क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इधर उधर घूमने को फ्री होते हैं, और इसलिए लिक्विड्स और गैसेस आसानी से बह सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर है, वाई सॉलिड्स कैन फ्लो। यानी जो सॉलिड्स होते हैं, ये क्यों नहीं बह सकते हैं? इसका क्या कारण है? तो देखो, इसका ये है कारण, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, है ना, वो फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो ये होते हैं, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, है ना। वो टाइट से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए आसानी से इधर उधर नहीं घूम पाते हैं। तो इसीलिए इनमें जो है फ्लो होने की एबिलिटी नहीं हो पाती। मॉलिक्यूल्स एंड कैन कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस। तो ये केवल अपनी मीन पोजीशन पे ही, जहाँ पे वो होते हैं, केवल वहीं पे ऑसिलेट कर पाते हैं। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट ऑसिलेट कर पाते हैं, मतलब अपनी ही जगह पे वाइब्रेट, एक तरह से आप कह सकते हैं, वाइब्रेट हो पाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी ही जगह पे ऑसिलेट होते हैं। सो दे आर रिजिड एंड कैन फ्लो। और इसलिए ये रिजिड होते हैं और बह नहीं सकते। आगे देखते हैं। Under a given set of conditions of temperature and pressure, which would be the most stable state of a given substance depends upon the net effect of two opposing factors. तो
मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है ना, और उसकी जो तीन स्टेट्स होंगी, यानी सॉलिड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी और गैस स्टेट होगी, तो इन तीनों स्टेट्स में से उस सब्सटेंस की कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो इनकी स्टेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो अपोजिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या है ये दो अपोजिंग फैक्टर्स? तो देखो, पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण क्या होता है? विच टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, या जो एटम्स हैं या आयंस हैं, जिनसे कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, वो पास पास रहें, ठीक है, एक दूसरे से बंधे हुए रहें, जुड़े हुए रहें। तो ये काम कौन करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। और दूसरी चीज है थर्मल एनर्जी। ये क्या करती है? विच टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। अब थर्मल एनर्जी क्या करता है? थर्मल एनर्जी उनको मूव अपार्ट करता है, यानी एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है, उसके मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को या आयंस को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है थर्मल एनर्जी, ठीक है। और ये कोशिश करता है कि ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, ये तेजी से, है ना, एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये काम कौन करता है? थर्मल एनर्जी। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करती हैं, और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर भेजने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, वो वो बताएगा कि कोई भी जो सब्सटेंस है, उसकी कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अगर देखो, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और उसमें थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसमें थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वो 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 इन मॉलिक्यूल्स को दूर भागने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो वो इन मॉलिक्यूल्स को दूर भागने से रोक नहीं पाएगा, है ना। तो कौन सी स्टेट होगी तब? गैसियस स्टेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो गैसियस स्टेट बन जाती है ना। और इसी तरह से अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगे? वो उनको वो उन मॉलिक्यूल्स को आपस में स्ट्रांगली जोड़े रखेगी, ठीक है। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और थर्मल एनर्जी क्या करेगी? उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर भेजने की कोशिश करेगी। लेकिन थर्मल एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके कारण वो स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और वीक थर्मल एनर्जी के कारण जो थर्मल एनर्जी है वो उन्हें अलग अलग नहीं कर पाएगी, है ना। तो कौन सी स्टेट बनेगी? सॉलिड स्टेट बन जाएगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब अगर ये तो हो गई सॉलिड की बात और गैसियस स्टेट की बात, ठीक है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम। दूसरी तरफ गैसियस स्टेट में जो थर्मल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की बीच की जो कंडीशन होगी ना, यानी थर्मल एनर्जी भी ठीक ठाक है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ठीक ठाक स्ट्रांग हैं,
तब बन जाएगी लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक है, तो सॉलिड स्टेट जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो गैसियस स्टेट बन जाएगी और गैसियस स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। और इसी तरह से अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी दोनों ठीक ठाक अमाउंट में है, तो लिक्विड स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब हम सॉलिड स्टेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो देखो, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट होते हैं जो सॉलिड स्टेट होता है उसका एक डेफिनेट मास होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, आगे है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। तो इनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं स्ट्रांग होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करेगी, उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और जब पास पास लाने की कोशिश करेगी, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। आगे देखो, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिन पार्टिकल से बनी हुई है ना। तो कोई भी सब्सटेंस या तो एटम से बना होगा या मॉलिक्यूल से बना होगा या आयन से बना होगा। ठीक है, तो ये होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड स्टेट होती है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। ठीक है, वो इधर से उधर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और अपनी मीन पोजीशन यानी जहाँ पे वो हैं वहीं पे अपनी ही जगह पे वो ऑसिलेट करते हैं यानी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। यानी ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड स्टेट, यानी आप इन्हें दबाओगे तो ये पिचकेंगे नहीं। ठीक है, सॉलिड स्टेट की जो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में जब कोई सब्सटेंस होता है और ये रिजिड होता है, ठीक है, यानी ये अपनी शेप ऊप नहीं बदल सकता। तो ये है।